वेलकम डियर रॉकर्स। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? स्वागत आप सभी का। क्या होगा अगर आप अपने करियर के बिल्कुल टॉप पे हो, जहां पैसा, पावर और एक लग्जूरियस लाइफ आपके कदमों में हो, लेकिन अचानक एक सुबह आपकी आंख खुले और आप खुद को एक साधारण मिडिल क्लास हाउसवाइफ के रूप में पाएं। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2026 की बेहतरीन फिलिपिन कॉमेडी ड्रामा मूवी वंडरफुल नाइटमेयर। ये कहानी है एक ऐसी बेहद सक्सेसफुल, एम्बिशियस और थोड़ी घमंडी फीमेल लॉयर की, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है, लेकिन किस्मत उसके साथ एक ऐसा अजीब खेल खेलती है जहां एक हादसे के बाद जब वो मर जाती है ना, तब उसे अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाने के लिए एक अनोखी शर्त दी जाती है। शर्त के मुताबिक उस लॉयर को एक घरेलू औरत की तरह जीना पड़ेगा, जहां उसे एक साधारण से पति, शैतान बच्चों को संभालना है। यह नया सफर उसके लिए शुरू में एक बहुत ही बुरा सपना या नाइटमेयर जैसा होता है, जिसको वो जल्दी से जल्दी छुटकारा पाना चाहती है। लेकिन क्या ये आम सी जिंदगी वाकई एक सजा है या फिर इमोशंस और खुशियों का एक नया रास्ता? जानेंगे दोस्तों आज की इस गुड फील मूवी में। बड़ी जबरदस्त कहानी है। तो कहानी की शुरुआत होती है मारिया नाम की बच्ची से। वो अपने माता पिता की फोटो देखकर बहुत ही ज्यादा उदास है। असल में उसके पिता जहाज के कैप्टन हुआ करते थे, लेकिन डूबने से उनकी मौत हो गई। मारिया को लगता है कि उसको छोड़कर वो चले गए, इसीलिए वो अपने पिता से नाराज रहती है। बच्ची ही तो है, उसे इतनी कहाँ समझ है। मारिया की माँ अपने पति के जाने से बड़े सदमे में होती है और इसी सदमे से उनका भी देहांत हो जाता है। अब मारिया बचपन में अनाथ हो जाती है। दुनिया क्या है उसको समझ में नहीं आता और दोनों माता पिता उसको छोड़कर कब के चले भी गए। लेकिन मारिया ने फैसला कर लिया है कि वो जिंदगी में कुछ बड़ा करेगी। ऐसे ही समय गुजरता है और हम कई सालों के बाद का सीन देखते हैं, जहां मारिया अब 38 साल की हो चुकी है और एक बहुत ही फेमस वकील है। सारे हाई प्रोफाइल केस वही हैंडल करती है। आज भी दोस्तों एक केस के चलते उसको बुलाया गया है। मतलब सीन यह है कि एक बड़ी कंपनी के सीईओ का बेटा है। उसने उसी कंपनी में काम करने वाली एक लड़की के साथ गलत काम कर दिया और वो लड़की अपनी माँ के साथ केस लड़ना चाह रही है। लेकिन मारिया वहां पर लड़की और उसकी माँ से कहती है, देखिए ये सीईओ का बेटा है, बहुत ही जल्दी बाहर आ जाएगा, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तो आपकी बेटी को पड़ेगा, उसका नाम खराब होगा, समाज में उसकी बदनामी होगी, जहां जाएगी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। इसलिए हम आपको पैसों का ऑफर देते हैं, पैसे लीजिए और केस वापस ले लीजिए, ये कहते हुए कि आपने झूठा आरोप लगाया था। बस खत्म कहानी। लड़की की माँ मारिया से कहती है कि अरे कैसी बातें कर रही हो, तुम भी तो एक औरत हो और फिर भी पैसों की खातिर बिक गई। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे हम गरीब हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लड़ नहीं सकते। दोस्तों यहाँ पर मारिया कहती है कि घर जमीन सब बेचना पड़ेगा इस केस को लड़ने के लिए, फिर भी कोई फायदा नहीं होगा। अब आपकी मर्जी है, आपको क्या करना है। ये सुनकर वो लड़की रोते हुए कहती है, अपनी कीमत डबल कर दो, मैं केस वापस ले लूंगी। बेचारी गरीब होने की वजह से कुछ नहीं कर पाई और सीईओ का बेटा उस पर बड़ा हंस रहा होता है। इस तरह की वकील है दोस्तों मारिया, सारे गलत काम को करने वाली। उसको मतलब पैसों से ज्यादा किसी चीज से मतलब ही नहीं है। जो ज्यादा पैसे देगा उसको वो जिता देगी। अब मारिया से मिलने के लिए आयल नाम की एक वकील आती है, जो उस बेचारी लड़की का केस संभाल रही है। आयल वैसे सरकारी वकील है, लेकिन केस वापस लेने की वजह से वो समझ गई है कि ये काम पक्का मारिया का होगा। वो मारिया से कहती है, कमाल है, अमीरों की दलाली करके जेब भर ली ना, मजा आ गया ना तुम्हें, यही तो है तुम्हारा काम। लेकिन मारिया कहती है कि ओहो चुप हो जाओ, तुमने कौन सा इंसाफ दिला दिया। अगर ईमानदारी पे चलती हो तो इंसाफ दिला के दिखाओ ना, मैं भी देखूं। आयल यहाँ पे गुस्सा हो जाती दोस्तों। वो नफरत करती मारिया से, उसके काम करने के तरीके से। लेकिन मारिया को कहाँ कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो उसी सीईओ से आकर मिलती है, जो मारिया का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि मारिया ने उसके बेटे को बचा लिया। सीईओ मारिया से कहता है, एक और इम्पोर्टेंट काम दे रहा हूँ मैं तुम्हें। बिल्स नाम का गाँव है, वहाँ पर मॉल बनाना है, लेकिन गाँव वाले हटने को तैयार नहीं है। कुछ करो वहाँ, उनको भगाओ वहाँ से, बहाना मारो, कुछ करो, उनको बोल दो दूसरा घर दे देंगे। अब देंगे या ना देंगे वो तो आगे देखा जाएगा। मारिया कहती है, तो एक काम करे ना, मेरी भी फीस जरा बढ़िया रखिए, आपका काम हो जाएगा। जिस पर सीईओ कहता है कि अरे ये हुई ना बात, तुम पे पूरा भरोसा है मुझे। दोस्तों मारिया की थोड़ा पर्सनल बातें करूं तो उसकी शादी नहीं हुई है। पैसा उसके पास ढेर सारा है और पैसा ही उसको सबसे प्यारा है। बाकी लोगों को इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है, उसकी वजह से उससे कोई मतलब नहीं। अब मारिया अपने पेरेंट्स की कब्र पे आती है और उनसे कहती है, देखा आपने, पैसों की अब कोई कमी नहीं है, जिंदगी में बहुत कुछ कर लिया है मैंने और अब मैं हमेशा के लिए अमेरिका शिफ्ट हो रही हूँ, सब कुछ सेटल्ड है। इसके बाद मारिया वहां से घर जा रही होती है, लेकिन स्ट्रीट लाइट्स बंद होती हैं और तभी अचानक से उसकी गाड़ी के सामने एक बिल्ली आ जाती है। उस बिल्ली को बचाने के चक्कर में मारिया का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद मारिया की आंख किसी अलग ही जगह में खुलती है। यहाँ उसके ऊपर एक अजीब नंबर लिखा हुआ है और वो बिल्कुल हैरान कि ये कौन सी जगह है। वहीं पर एक दूसरी लड़की खड़ी होती है। मारिया उससे कहती है, अरे ये कौन सी जगह है, यहाँ में कैसे आई। तो वो लड़की मारिया का नाम वगैरह चेक करती है और अपने बॉस डेविड को सारी बातें बताती है। और यहाँ पर पता चलता है दोस्तों कि ये जगह आफ्टर लाइफ है, मतलब मरने के बाद आत्माएं यहाँ पर आती हैं और यहीं से स्वर्ग या नर्क जाती हैं। इसका मतलब मारिया मर चुकी है, एक्सीडेंट की वजह से उसकी जान चली गई। मारिया कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं मर नहीं सकती। अरे मुझे बहुत सारे काम करने हैं, बहुत पैसा कमाना है अभी।
तो डेविड कहता है शांत हो जाओ मैडम, मैं समझ सकता हूँ अचानक हुई मौत पर किसी को भी यकीन नहीं होता, बहुत सारे काम अधूरे रह जाते हैं और ऐसी अचानक हुई मौत वाली आत्माओं के लिए हम एक खास प्रोग्राम चलाते हैं जिसके चलते तुम्हें एक बार फिर से अपनी दुनिया में जाने का मौका मिलेगा। मारिया कहती है मैं कुछ भी करूंगी वापस जिंदा होने के लिए, बस बताइए मुझे क्या करना होगा। जिस पर डेविड कहता है कि देखो हमारे यहाँ काम करने वालों में छोटी सी गड़बड़ी हो गई है। उन्होंने एलिस नाम की महिला की आत्मा 1 महीने पहले निकाल ली, मतलब एलिस के पास अभी 1 महीना और था जिंदा रहने के लिए, लेकिन वो हमारी गलतियों की वजह से 1 महीने पहले मर गई। तो अब तुम्हारा काम है उस एलिस की तरह 1 महीना रहना। अगर तुम एलिस की जगह ले सकती हो तो 1 महीने के बाद उसका टाइम पूरा हो जाएगा और तुम अपने शरीर में वापस चली जाओगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें एलिस की तरह रहना पड़ेगा। तुम एलिस के अंदर रहकर अपने वाले काम नहीं कर सकती, जिस तरह एलिस रहा करती थी तुम्हें वैसे रहना है। मारिया के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो हामी भर देती है कि ठीक है मैं 1 महीने के लिए एलिस बनने को तैयार हूँ। ये सुनते डेविड मारिया को एलिस बनाकर वापस से भेज देता है पृथ्वी पर और मारिया तो एलिस के शरीर में आकर उसी के घर में पहुंच जाती है जो कि एक छोटा सा नॉर्मल सा घर है। तभी वहाँ पे जूलियन नाम का आदमी आता है, बिना शर्ट के होता है वो। उसको देखकर मारिया कहती है तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? जूलियन कहता है क्या सवाल कर रही हो, मैं तुम्हारा पति हूँ और ये तुम्हारा थोड़ी हम दोनों का कमरा है। यहाँ मारिया का दिमाग खराब हो जाता है कि मैं एलिस के अंदर आ तो गई पर ये तो शादीशुदा है, इसके अंदर कैसे 1 महीना गुजारूंगी मैं। लेकिन दोस्तों ये तो बस शुरुआत है। कमरे के बाहर आते ही उसको उसके यानी कि एलिस के 2 बच्चे जेनी और जस्टिन नजर आते हैं। जेनी कहती है मारिया से माँ एक्टिंग स्कूल में कब एडमिशन करवाओगी मेरा? तो वहीं जस्टिन कह रहा होता है कि मम्मी टिफिन कब बनेगा, स्कूल के लिए देर हो रही है। मारिया तो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाती कि ये कैसी जिंदगी है, यहाँ तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ, ये कहाँ फंसा दिया डेविड ने, ये तो नाइंसाफी हुई ना। अरे मुझे मेरी जैसी लड़की के शरीर में भेज देना, ये कैसे हैंडल होगा मुझसे। वो घर के बाहर आ जाती है जहाँ वो उसी ब्लिस गांव में रहती है जहाँ के लोगों को भगाने के काम पे वो लगी थी। मारिया तो चिल्लाते हुए कहती है कि डेविड तुमने मुझे फंसा दिया है, सच में मेरी तो शादी नहीं हुई और अब हाउसवाइफ बनकर मैं कैसे रहूंगी। तभी जस्टिन उससे कहता है माँ स्कूल जाना है, क्या कर रही हो, लेट हो जाएगा, जल्दी मुझे छोड़ने चलो, आपने टिफिन तो दिया नहीं, अब कैंटीन से खाना पड़ेगा। यहाँ मारिया को कुछ समझ नहीं आता दोस्तों, वो अपने बच्चों को, आस पड़ोस के लोगों को, किसी को भी नहीं पहचानती और इसी वजह से बाकी लोग उसको देखकर बड़े हैरान होते हैं कि इसको क्या हो गया, अजीब बिहेव कर रही है, क्योंकि उनको तो मारिया एलिस लग रही है लेकिन उनको नहीं पता इसके अंदर कौन है। तभी वहां पर टीना नाम की महिला आती है, वो गांव की क्या बोले सबसे अमीर महिला है, कई सारी दुकानें चलाती है वो और सभी का किराया उसी को आता है, लेकिन सबसे घमंडी और घटिया औरत है दोस्तों ये। वो मारिया से कहती है अपनी बेटी को समझा देना, वो सारे लगाए हुए पोस्टर्स फाड़ रही है, अगर आइंदा ऐसा करेगी ना तो तुमसे लूंगी पैसे। लेकिन मारिया तो चली जाती है वहां से क्योंकि वो टीना को भी नहीं जानती, तो बहस कैसे करेगी उससे। तब मारिया को एलिस के दोस्त मिलते हैं, वो उसको फैक्ट्री लेके जाते हैं क्योंकि एलिस फैक्ट्री से बुक लेकर उनकी सिलाई करती थी ताकि थोड़े खर्चे निकाल सके। तो अब वो दोस्त मारिया को भी बुक्स थमा देते हैं। बुक सीलना छोड़ो, मारिया कभी ऐसे छोटे गांव में कदम नहीं रखी थी, उस तरह की जिंदगी उसको जीनी पड़ रही है। अब बताओ, ना पैसे हैं ढंग से, ऊपर से 2 बच्चों की माँ, पति भी है और माँ भी एलिस सिर्फ 19 की एज में बन गई थी, मतलब एलिस ने जिंदगी में शायद कुछ किया ही नहीं, सिर्फ घर संभाल रही है बेचारी। लेकिन अब मारिया एलिस के अंदर है तो मारिया को तो बड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि वो तो ठाट बाट में रहती थी। अब दोस्तों एलिस के दोस्त, लेकिन फिलहाल मारिया के दोस्त बोल लो, वो उसको नॉन वेज खिला देते हैं, लेकिन मारिया तो वेज है इसलिए उसको वॉमिट आ जाती है। तभी वहां पे डेविड आता है। डेविड किसी के भी शरीर में टेम्पररी आ सकता है वैसे, और सिर्फ मारिया से बातें कर सकता है। मारिया उससे कहती है ये कैसी नरक जिंदगी में डाल दिया है मुझे, कैसे सरवाइव करूंगी यहाँ। लेकिन डेविड कहता है कि जो है यही है, अगर नहीं करना है तो स्वर्ग या नरक का हिसाब लगा लो और ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है बस। ये सुनकर मारिया फिर से परेशान हो जाती है कि जिंदगी के सबसे मुश्किल 1 महीने होने वाले हैं ये। अब मारिया घर आ जाती है, उसे पता है एडजस्ट करना ही पड़ेगा अगर पुरानी जिंदगी में वापस जाना है तो, इसीलिए वो कोशिश शुरू कर देती है ताकि घर रहने लायक हो सके। घर में राशन वगैरह नहीं था इसलिए वो सुपरमार्केट जाकर ढेर सारा राशन खरीद लेती है। लेकिन जब पेमेंट देने की बारी आती है दोस्तों तो उसके पास कार्ड ही नहीं होता। उसके दिमाग में तो ये था मैं अपने कार्ड से कर दूंगी, और जो कार्ड होते हैं वो सारे प्रमोशनल कार्ड्स होते हैं। तब मारिया को याद आता है कि अरे यार एलिस तो गरीब है, राशन कहाँ से लूं, हे भगवान किस गरीब के घर में आ गई। और वो महीने भर के खर्चे जो एलिस ने बचा के रखे होते हैं उसी से जितना होता है उतना सामान खरीद कर वो घर आ जाती है और ढेर सारी सब्जियां बनाती है क्योंकि वो तो वेज है तो उसने वही बनाया। लेकिन जब डिनर पर उसका परिवार आता है, सब्जी देखकर उनका मूड खराब कि ये क्या है, आज तो सैटरडे है, आज हमेशा नॉनवेज बनता है। लेकिन मारिया कहती है सुन लो, सभी को यही खाना पड़ेगा, बस मुझे यही पकाना आता है, खाना है तो खाओ वरना रहने दो। ये सुनकर जेनी तो खाने पे उठ जाती है कि पता नहीं मम्मी ऐसा अजीब बिहेव क्यों कर रही है आजकल। मारिया कहती है मैं 1 महीने की छुट्टी पे जा रही हूँ। अब मारिया ने यहाँ पे सोचा था कि वो यहाँ से चली जाएगी और कहीं और 1 महीना गुजार लेगी, लेकिन दोनों बच्चे कहते हैं कि अरे हमारा ख्याल कौन रखेगा माँ, आप तो कभी हमें छोड़कर जाती नहीं थी, क्या हो गया अचानक से।
इस तरह ये प्लान भी कैंसिल। इसके बाद जब मारिया कमरे में आती है वहाँ जूलियन होता है। वो कहता है आओ मेरे पास बैठो जरा, आजकल बड़ी परेशान लग रही हो, देखो मुझे पता है तुम्हारा मूड कैसे ठीक करना है। और वो टी शर्ट निकाल कर सलमान खान वाला डांस करने लग जाता है और कहता है बच्चे सो गए हैं, चलो हम भी बच्चे बन जाते हैं। और मारिया घबरा जाती है कि ये क्या बकवास कर रहा है। वो कहती है मैं जा रही हूँ बच्चों के साथ सोने, लेकिन जूलियन नहीं मानता और वो जब करीब होने की कोशिश करता है तो मारिया उसके हाथ पैर मरोड़ कर बिस्तर पे लटा देती है कि मैं सोऊंगी और वो भी तुम्हारे साथ, कभी नहीं। ये करने के लिए रखा हुआ है क्या मुझे यहाँ पे? अरे 19 की एज में माँ बना दिया, बच्चे पालने के काम पे लगा दिया, और क्या क्या किया है तुमने मेरे लिए बताओ जरा। अरे मेरे सारे सपने टूट गए, कुछ नहीं कर दिया तुमने मेरी जिंदगी में। जूलियन का यहाँ पे दिल टूट जाता है। वो कहता है कि क्या बातें कर रही हो, तुम भी तो खुश थी बच्चे करने के लिए, शादी और बच्चे के लिए तुमने ही तो कहा था, और आज कह रही हो कि तुम्हारी जिंदगी मैंने बर्बाद कर दी। ये सुनकर मारिया कमरे से चली जाती है। उसके पास जूलियन के सवालों का जवाब नहीं होता। अगले दिन दोस्तों गांव में हर तरफ सिग्नेचर करने के लिए पेपर दिए जा रहे होते हैं, क्योंकि वो सीईओ है ना, वो गांव खाली करवा रहा होता है। लेकिन गांव वाले ऐसे नहीं चाहते, इसीलिए वो इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए पेपर्स पर साइन कर रहे होते हैं ताकि उन्हें गांव से बाहर ना कर दिया जाए। सारे गांव वाले टेंशन में होते हैं। अब ये सुनकर मारिया को पता चलता है कि ओहो, इसी गांव को तो वो खाली करने के चक्कर में थी। उसको भी पता है दोस्तों, खाली करने के बाद सीईओ गांव वालों को कुछ नहीं देगा। ये याद करते ही मारिया को एक बढ़िया सा आइडिया आता है। वो अपने घर आती है जहाँ पे मतलब वो रहती है, और वहां आने के बाद वो अपना क्रेडिट कार्ड ले लेती है ताकि इस एलिस की लाइफ में रहकर पैसों की कमी तो ना हो। कम से कम वो उस कार्ड से एक टाइम में 50,000 का सिर्फ राशन और बाकी सामान ही भर लेती है, जिसकी भी मतलब घर में जरूरत थी, लेकिन उसे मजबूरी में फिर भी एडजस्ट करना पड़ रहा है। शॉपिंग करके वो घर आ जाती है और खाना बनाने में लग जाती है। उधर जेनी जब स्कूल में होती है तब उसकी मुलाकात एलेक्स नाम के लड़के से होती है। एलेक्स उससे बातें करने की कोशिश करता है, वो हैंडसम तो है दोस्तों, तो जेनी उस पर फिदा हो जाती है। तो वहीं जस्टिन अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा होता है कि यार पता नहीं मेरी मम्मी को क्या हो गया, बड़ा अजीब बिहेव कर रही है आजकल। उसके दोस्त कहते हैं हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो, विटामिन प्रोटीन खाने को बोल दो उनको, ठीक हो जाएंगी, हमारी मम्मी भी वही खाती है। तो जस्टिन पॉकेट मनी सेव करके गोलियां ले लेता है और मारिया को देते हुए कहता है कि ये लो माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, ये खा लो, ठीक हो जाएगी। ये देखकर मारिया को पहली बार यहाँ पे रहते हुए थोड़ा बढ़िया फील होता है कि जस्टिन मेरा कितना ख्याल रख रहा है। तब जूलियन को घर में काफी सारी चीजें नजर आती हैं। वो मारिया से कहता है ये सब कहाँ से आया? तो मारिया कहती है मैंने इसे अपने पैसों से खरीदा है। और जूलियन बड़ा हैरान कि अपने पैसे कहाँ से आए, तुम्हारे पास पैसे? तभी घर में साइबर क्राइम वाले आ जाते हैं और वो मारिया को साथ लेके जाते हैं। जूलियन भी साथ जाता है और ऑफिसर से कहता है कि अरे क्या हो गया सर, आपने मेरी पत्नी को क्यों पकड़ा? ऑफिसर्स कहते हैं आपकी पत्नी ने वकील मारिया का क्रेडिट कार्ड चुराया, सीसीटीवी फुटेजेस है हमारे पास। जूलियन कहता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी एलिस कभी चोर नहीं बन सकती। तो अब मारिया कहती है, यानी कि एलिस, कि मुझे तो मारिया ने खुद कार्ड लेने को कहा था, इसीलिए मैंने इस्तेमाल कर लिया। लेकिन ऑफिसर मारिया की बेइज्जती करते हुए कहता है अरे अपनी शक्ल देखो गरीबों वाली, तुम्हें मारिया कार्ड क्यों देगी, झूठ मत बोलो। ये सुनकर जूलियन को गुस्सा आ जाता है और वो ऑफिसर से कहता है जबान संभाल के बात कर मेरी पत्नी से, ठीक है? जब वो कह रही है उसको कार्ड दिया गया है तो झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? अरे हम आपकी इन्वेस्टिगेशन में साथ दे रहे हैं और आप हमारे लुक्स पे हमें जज कर रहे हैं, आपके ऊपर तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और हाँ, वैसे भी मारिया की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लॉ की पढ़ाई में ना वो मेरे साथ पढ़ी थी, मैं उससे बात कर लूंगा, लेकिन सबसे पहले मेरी वाइफ से माफी मांगो। ये सुनकर ऑफिसर मारिया से माफी मांगकर, यानी एलिस से माफी मांगकर उसको जाने देता है। लेकिन मारिया बिल्कुल हैरान हो जाती है कि मेरे साथ पढ़ाई करता था जूलियन, लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया। उसको तब एहसास होता है कि जूलियन ने सच कहा था, शायद दोस्तों एलिस ने ही शादी के लिए कहा होगा। तभी जूलियन ने शादी करी और जूलियन ने शादी करके एलिस की नहीं बल्कि अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। बहुत आगे जा सकता था जूलियन, लेकिन शादी के बाद सब खत्म कर दिया। अब मारिया को तो पता है ना जूलियन कैसा रहा होगा, क्योंकि वो साथ में पढ़ते थे, तो उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि मैंने जूलियन से थोड़ा उल्टी सीधी बातें करके अच्छा नहीं किया। वो जूलियन से कहती है तुमने अपने फ्यूचर के बारे में क्यों नहीं सोचा, एक छोटी सी नौकरी कर रहे हो यार, लॉ की पढ़ाई भी ड्रॉप कर दी, बहुत आगे जा सकते थे तुम तो। जूलियन कहता है कि तुम्हें डर था कि हमारा रिलेशनशिप कहाँ जाएगा, इसीलिए तुमने शादी की बात की, तुम्हारी खुशी के लिए मैं तैयार हो गया। उसके बाद तुम्हें बच्चे बहुत ही पसंद थे, इसलिए हमने जेनी को पैदा किया, और जब से मैंने जेनी को देखा तब से मैंने अपने लिए जीना छोड़ दिया। मैं समझ गया कि अब मेरी जिंदगी तुम्हारे और बच्चों के लिए डेडिकेटेड हो गई, और इसी चीज में मैं बहुत ही खुश हूँ। और यही वजह से जब तुमने मुझ पे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाया तो मुझे अच्छा नहीं लगा। खैर अब वो सब छोड़ो, आज बाहर चलते हैं डिनर पे। दोस्तों आप कंफ्यूज मत हो ना, अभी भी जूलियन को नहीं पता कि इसके अंदर मारिया है। वो उसे अपनी पत्नी एलिस ही समझ रहा है, क्योंकि एक तरफ से तो एलिस ने बोला ना कि भाई तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, हालांकि उसके अंदर मारिया थी पर बोला तो एलिस ने। ठीक है, तो डिनर पे चलने की बात हो रही थी। ये सुनकर मारिया को अच्छा लगता है, लेकिन डेविड वापस मारिया से कहता है कि देखो जेल जाते जाते बची हो, ऐसा काम क्यों करती हो,
आइंदा शिकायत आई तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा आफ्टर लाइफ में। तो मारिया कहती मैं कोशिश कर रही हूँ सब ठीक करने की, एक और मौका दीजिए। अगले दिन दोस्तों मारिया को पता चलता है कि गांव के लोग जगह खाली करने को तैयार हैं, लेकिन पहले उन्हें अच्छी जगह चाहिए रहने के लिए और पैसे भी चाहिए जो देने का वादा किया गया था, तभी वो खाली करने को तैयार हो जाएंगे। इसीलिए मारिया सीईओ की असिस्टेंट को कॉल करके खुद को मारिया की दोस्त बताती है और कहती है कि लोग कह रहे हैं कि वो तभी खाली करेंगे जब उन्हें उनके पैसे और घर मिलेंगे, इसलिए काम करो सीईओ से कहो इसका बंदोबस्त कर दो। तो दोस्तों अब तो सीईओ को पैसे देने ही पड़ेंगे, वो स्कैम नहीं कर पाएगा गांव वालों के साथ। यानी कि कुछ तो अच्छा किया मारिया ने इन लोगों के लिए। अगले सीन में जूलियन के ऑफिस की एक पार्टी होती है। उस पार्टी में बॉस और जूलियन का सीनियर आया होता है। ये सीनियर वैसे बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है, क्योंकि जूलियन जब भी कुछ अच्छा प्रोजेक्ट बनाता है या फिर कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है तो सीनियर उसका क्रेडिट छीनकर उसका प्रोजेक्ट कैंसिल करवा देता है। तो जब मारिया को इसके बारे में पता चलता है ना, उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो बॉस और सीनियर के सामने ही जूलियन के प्रोजेक्ट की खूब तारीफ करती है और इससे बॉस जूलियन के प्रोजेक्ट को पसंद कर लेता है और जो सीनियर है उसका प्रोजेक्ट हो जाता है कैंसिल। ये देखकर सीनियर मारिया की बहुत ही बेइज्जती करता है कि गांव की गंवार बढ़िया ही मुझे सिखाने वाली। और ये सुनकर जूलियन सीधे उसके मुंह पे पंच कर देता है कि आइंदा मेरी पत्नी के सामने कुछ बोलने की सोची ना तो सोच लेना। इतना कहकर वो मारिया को लिए रेस्टोरेंट आ जाता है ताकि दोनों अपना डिनर कर पाए। पार्टी से तो दोनों बाहर आ जाते हैं। मारिया जूलियन से कहती है ये क्या किया तुमने, अगर नौकरी से निकाल दिए तो? जूलियन कहता है कुछ भी करके घर चला लूंगा, लेकिन तुम्हें और अपने परिवार पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी अहमियत मेरे परिवार की है। ये सुनकर मारिया अंदर से बहुत ही इमोशनल हो जाती है। उसको अब एलिस से जलन होती है, क्योंकि बचपन में मारिया तो अनाथ हो गई थी, उसे ऐसा कोई मिला नहीं जो उसका ख्याल रख पाए। अब वो सोच रही है यार एलिस की लाइफ कितनी बढ़िया है, इतना बढ़िया पति मिला है उसको, कितने केयरिंग परिवार के साथ रहती थी एलिस। इसलिए आज पहली बार मारिया जूलियन के साथ एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन फील करती है और प्यार के साथ उसके साथ खाना खाती है। इस गरीबी में उसको वो प्यार महसूस हुआ जो उसके करोड़ों रुपयों में कभी नहीं मिला उसको। इसलिए मारिया अब एलिस के परिवार को अपना परिवार की तरह ट्रीट करना शुरू कर देती है। उनका ख्याल रखना बड़ा अच्छा लग रहा होता है उसको। यहाँ तक कि आस पड़ोस के लोगों को भी वो बढ़िया तरीके से मदद करती है, क्योंकि हर इंसान एलिस को प्यार करता था दोस्तों, तो वही प्यार मारिया उनको लौटा रही है और ये कर करके उसे बड़ा अच्छा भी लगता है। अगले दिन जेनी मारिया को बता कर जाती है कि मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ। असल में एलेक्स ने जेनी को बुलाया था अपने घर पर, क्योंकि उसके पेरेंट्स घूमने बाहर गए हुए थे और जेनी एलेक्स पे भरोसा करके उसके घर आ जाती है। लेकिन यहाँ पर एलेक्स अपनी हरकत दिखा देता है। वो जेनी के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है और बाकी दोस्त अपना वीडियो बना रहे होते हैं, लेकिन जेनी जैसे तैसे उनको डांट कर वहां से भाग जाती है। बेचारी रोते हुए घर आती है। अब मारिया उससे कहती क्या हो गया, क्यों रो रही हो? तो जेनी फिर सारी बातें बताती है कि ये हो गया और मारिया का दिल टूट जाता है। बड़ी गुस्सा हो जाती है वो कि उस एलेक्स ने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की, छोड़ूंगी नहीं उसको मैं। वो स्कूल में आ जाती है एलेक्स से बात करने और उस पर केस करने, लेकिन एलेक्स अपने वकील को लेकर आया था और वो काफी अमीर फैमिली से आता है और एलेक्स की वकील मारिया से कहती है कि केस करके क्या होगा, सिर्फ जेनी की बेइज्जती होगी, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। वैसे भी स्कॉलरशिप में पढ़ती है वो, हट जाएगा वो भी, पंगा लोगी तो। ऊपर से केस करोगे तो एलेक्स आराम से बच जाएगा, कोई फायदा भी नहीं होगा केस करके। हाँ, लेकिन तुम्हें अपना घर बेचने की नौबत जरूर आएगी। दोस्तों याद है आपको, यही सेम डायलॉग एक बार मारिया ने कहे थे सीईओ के बेटे को बचाने के लिए। कहा था ना मारिया ने उस लड़की के लिए जिसके साथ सीईओ के बेटे ने बदतमीजी की थी। और आज भले ही वो जेनी की असली मां नहीं है, लेकिन उसको इतना ज्यादा बुरा लगता है ना कि वो अपने आंसू रोक नहीं पाती। उसको अब एहसास हो जाता है कि वो कितना गलत काम कर रही थी पहले पैसों के लिए, कितना गिर चुकी थी। मतलब वो कहती है कि मैं तब भी केस करूंगी, खुद लड़ूंगी केस, हर तरफ एलेक्स का असली चेहरा दिखाऊंगी मैं, देखना उसका फ्यूचर बर्बाद कर दूंगी। अब दोस्तों मारिया थी तो वैसे एक्सपर्ट वकील, आराम से केस जीत सकती है वो। ये देखकर जेनी मारिया से कहती है कि माँ आप पर मुझे गर्व है, दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो आप और मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। मारिया का दिल भर आता है, वो इस एलिस के परिवार को अपना परिवार मानने लगी है दोस्तों। उनका दर्द मारिया का दर्द बन जाता है। डेली वो अच्छा खाना बनाती, परिवार को खुश रखने की कोशिश करती, बिल्कुल एक परफेक्ट हाउसवाइफ बन जाती है और अपनी जिम्मेदारियों को भी बहुत ही अच्छे से निभा रही होती है। तब एक दिन डेविड उससे मिलने आता है और उससे कहता है बधाई हो, बहुत अच्छे से काम कर रही हो, ऐसे ही करते जाओ, एक हफ्ते में तुम अपने शरीर में वापस होंगी। मारिया कहती क्या बस एक हफ्ता ही बचा है, जब मैं वापस चले जाऊंगी तो क्या एलिस भी मर जाएगी? और अगर वो मर गई तो बच्चों का क्या होगा, वो तो बेचारे अकेले पड़ जाएंगे। डेविड कहता है देखो एलिस की किस्मत में मरना ही लिखा है, वो एक सड़क हादसे में मर गई थी, वो तो तुम हमारे पास पहुंच गई और एलिस के परिवार को 1 महीना और मिल गया एलिस के साथ रहने का, लेकिन अब तो उन्हें अकेला ही रहना पड़ेगा। मारिया कहती ये तो गलत है, अरे मैंने अपनी जिंदगी में कई सारे दुख देखे, कई बार टूटी हूँ, लेकिन वो दर्द उतना बड़ा नहीं था जितना कि मैंने अपनी माँ को खोने के बाद महसूस किया। तो
बच्चे जब अपनी माँ को खोएंगे उनको कैसा लगेगा, वो कैसे झेलेंगे दर्द को। डेविड कहता है अगर तुम इनके लिए कुछ करना चाहती हो तो उन्हें ढेर सारा प्यार दो, सिर्फ यही कर सकती हो तुम, इसके अलावा कुछ नहीं। जो किस्मत में लिखा है वो तो होके रहेगा। और इतना कहकर वो हो जाता है गायब। मारिया को बहुत ही बुरा लगता है कि उसके जाने के बाद ये हंसता खेलता परिवार उजड़ जाएगा। ये होते हुए वो देख नहीं सकती। और ये टेंशन कम नहीं हुई थी कि तभी जस्टिन स्कूल से आते समय अचानक से बेहोश हो जाता है। आस पड़ोस के लोग उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जूलियन और मारिया हॉस्पिटल जाते हैं जस्टिन को देखने, जहां डॉक्टर कहते हैं कि जस्टिन की आंखों में अजीब बीमारी है जिससे उसकी रेटिना पर असर पड़ रहा है। उसका बस ऑपरेशन करना पड़ेगा वरना हमेशा के लिए रोशनी चली जाएगी। ये बीमारी फैमिली से आती है, मतलब फैमिली में किसी को होगी, जो जस्टिन को हो गई। ये सुनकर मारिया एकदम से टेंशन में आ जाती है क्योंकि ये बीमारी उसे थी। वो डेविड से मिलकर कहती है ये क्या बकवास है, जस्टिन को मेरी वाली आंखों की बीमारी कैसे लग गई? वो तो मेरा बेटा है भी नहीं, तो मेरी बीमारी उसे कैसे लग सकती है? मैंने लाखों खर्च करके 2 बार ऑपरेशन कराया तब जाकर ठीक हुई हूँ, ये तो जस्टिन को कैसे हो गया? तो डेविड कहता है कि तुमने मारिया वाले पैसे इस्तेमाल किए एलिस की मदद करने के लिए, जो कि रूल को तोड़ना है। अब इसके बदले नेचर तुम्हें क्या सजा देता है वो कोई नहीं जानता। इस बार जो सजा मिली वो तुम्हें नहीं बल्कि उस जस्टिन को मिली है, यानी तुम्हारी वाली बीमारी। मारिया कहती ये तो सरासर गलत है। अरे उस मासूम बच्चे का क्या कसूर, प्लीज उसके साथ ऐसा मत करिए। लेकिन डेविड मजबूर होता है दोस्तों, वो कुछ नहीं कर पाता। और मारिया एक माँ की तरह जस्टिन के लिए बड़ी टेंशन में होती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या होगा जस्टिन का। अब जूलियन के पास जो भी सेविंग थी, यानी जस्टिन के पापा के पास जो भी सेविंग थी, सभी लगाकर ऑपरेशन की पेमेंट वो कर देता है। क्योंकि अगर यहाँ पर भी मारिया अपने पैसे लगाएगी तो फिर आगे पता नहीं किसको सजा मिलेगी। तो यहाँ पे तो जूलियन पेमेंट कर देता है और किस्मत से इलाज सफल रहता है। जस्टिन की आंखें ठीक हो जाती है, फिर सभी खुश होते हैं। अब ये परिवार खुश हुआ ही था कि तभी मारिया अचानक से रोड पर आ जाती है, उसी जगह पे जहां एलिस का एक्सीडेंट हुआ था। क्योंकि 1 महीना पूरा हो चुका है और मारिया के जाने का टाइम आ चुका है। डेविड कहता है कि तुम्हारी सवारी आ चुकी है, लेकिन मारिया कहती है कि अभी तो मैंने बच्चों को प्यार तक नहीं दिया, अभी मैं नहीं जा सकती, मैं बच्चों को अनाथ नहीं देखना चाहती। अगर ऐसा हो सकता है तो कुछ कर दीजिए, मुझे यहीं रुकवा दीजिए, मैं हमेशा के लिए एलिस बन के रह जाऊंगी। मैं मारिया वाली जिंदगी त्यागने को तैयार हूँ, लेकिन मैं ये परिवार छोड़कर कभी नहीं रह पाऊंगी। डेविड कहता है ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे इस प्यार को सलाम कहता हूँ, लेकिन अफसोस ये पॉसिबल नहीं है। तुम्हारा टाइम आ चुका है, तुम्हें आना चाहिए। जब कोई रास्ता नहीं बचता तो मारिया कहती है कि मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए, मैं बच्चों को अलविदा कहना चाहती हूँ। तो डेविड इसके लिए मान जाता है और मारिया रोते रोते हॉस्पिटल आती है। उसको पता है कि अगर वो अपनी पुरानी जिंदगी में चली जाएगी तो ये बच्चे और जूलियन उसको नहीं पहचानेंगे। इसीलिए वो जेनी से कहती है कि कभी हिम्मत मत हारना, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करना, मम्मा हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहेगी। वो जस्टिन से कहती बेटा मेरी टेंशन मत लेना, मैं हमेशा तुम्हारी वाली वो दवाई जरूर लूंगी विटामिन की, बस अपना ख्याल रखो और खुश रहना। इसके बाद मारिया जूलियन से आके कहती है कि एक बार मुझे प्यार से जान कह के तो बुला दो, शायद मैं ये कभी सुन ना पाऊं फिर। जूलियन कहता है ऐसा क्यों कह रही हो, अभी तो खुशी का मौका है, जस्टिन का ऑपरेशन सफल रहा, ऐसी बातें नहीं करते। लेकिन मारिया कहती है अगर कभी मैं चले जाऊं तो बच्चों की जिम्मेदारी संभाल लेना, अपना ख्याल रखना और हमेशा मेरी यादों में रोते मत रहना। और एक बात याद रखना, तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला था, तुमने दुनिया की हर खुशी मुझे दी है। जूलियन को लग रहा होता है कि मारिया इमोशनल है इसलिए ऐसी बातें कर रही है, लेकिन मारिया तो सीरियस है दोस्तों। वो रोते हुए अपने परिवार को देखती है और चली जाती है वहां से। अगर दोस्तों इंसान को पता होना कि वो मरने वाला है तो वो ये चीज बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा, अपने परिवार से दूर जाना वो कभी सह नहीं पाएगा। इसलिए यार भगवान किसी को नहीं बताते कि वो कब जाने वाला है, जो सबसे अच्छी चीज है वैसे। अब जैसे एलिस मरती है मारिया को होश आ जाता है, जो कि बिल्ली वाले एक्सीडेंट के बाद से कोमा में थी, लेकिन महीना पूरा होते ही होश में आ गई। होश में आते ही वो सबसे पहले उसी गांव में जाती है जहां पे एलिस रहती थी। वो हॉस्पिटल से भागते हुए वहां पे आई है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पे दस्तक देती है वहां जूलियन नहीं होता, क्योंकि वो ये जगह छोड़कर जा चुका है। पत्नी के मरने के बाद उसने जगह छोड़ दी। ये देखकर मारिया को बहुत ही बुरा लगता है कि भले ही एलिस का परिवार मुझे ना पहचाने, लेकिन अगर मैं उनको देख लूं तो मुझे सुकून मिल जाएगा। पर ऐसा नहीं होता दोस्तों, मारिया का दिल टूट जाता है, वो अब बिल्कुल बदल जाती है। वो जितने भी लोगों का केस हैंडल करती है कभी भी बुरे लोगों का साथ नहीं देती है। पहले देती थी लेकिन अब उसको सीख मिल चुकी है, और उसने जितने भी लोगों का केस हैंडल करा था, मतलब जो बुरे लोग थे, उन सभी की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर आयल को देती है ताकि वो बुरे लोगों के खिलाफ आवाज उठा सके। मारिया ने आज भी जस्टिन की विटामिन खाना बंद नहीं किया दोस्तों। परिवार से दूर हो गई लेकिन वो परिवार आज भी उसके करीब है, उसके दिल में है। और मारिया पुराने फोटोज देखकर अपने पेरेंट्स को याद करती है। यहाँ उसको उसके पिता की एक फोटो मिलती है जो जहाज के लोगों को बचाते हुए मर गए थे। और दोस्तों उसके पिता कोई और नहीं बल्कि डेविड है। मतलब डेविड ने जब देखा कि उसकी बेटी किस रास्ते पे चल रही है, तब उसने अपनी बेटी को सही रास्ते पे लाने के लिए ये टेस्ट लिया, जिसमें वो पास हो गई। और ये देखकर मारिया अपने पेरेंट्स की कब्र पे जाती है, बहुत रोती है। उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो जाता है, वो सही रास्ते पे आ जाती है। वहीं पर मारिया के पेरेंट्स की आत्मा होती है और वो उसको देखकर बहुत खुश होते हैं।
लेकिन मारिया तो नहीं देख पाती उनको। उनका जो सपना था वो पूरा हो गया, उनकी बेटी सुधर चुकी है। तभी मारिया को वहाँ पर खेलते हुए जेनी और जस्टिन नजर आते हैं। उनके साथ जूलियन भी होता है और उनको देखते मारिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन दिक्कत तो यह है ना, वो लोग मारिया को पहचानेंगे नहीं। पर मारिया उनसे बात करने की कोशिश करती है। भले ही वो इस परिवार की नजरों में अनजान है, लेकिन जब ये परिवार उसको मिला ना, मारिया अब इनका साथ नहीं छोड़ने वाली। जूलियन कहता है, आप तो मारिया हो ना, मशहूर वकील, आपका क्लासमेट हुआ करता था मैं। जिस पे मारिया कहती है, हाँ मैं जानती हूँ तुम्हें, बड़े दिनों के बाद मुलाकात हुई। यहाँ पर मारिया बताना तो नहीं चाहती कि वो एलिस बनकर उनके साथ रही, क्योंकि वो नई तरीके से दोस्ती की शुरुआत कर रही है। तो दोस्तों, शायद अब इनका कुछ आगे हो जाए, ये साथ में रहे, इसी उम्मीद के साथ हम कहानी खत्म करते हैं। तो बढ़िया थी ना कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।